गुड इवनिंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों तक? हाँ जी सर, ऑडियो वीडियो क्लियर है तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। एक बार कंफर्मेशन दीजिए ऑडियो वीडियो क्लियर होने का। मार्च का पीडीएफ ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। आपको जो लिंक भेजा है मैंने पीडीएफ डाउनलोड करने का, उसमें मार्च तक का पीडीएफ ऑलरेडी अपलोडेड है। आप जाके उसको एक बार चेक करिए, ठीक है ना? चलिए, तो बिफोर वी बिगिन, कुछ बेसिक क्वेश्चंस होते हैं करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग। आप में से कई स्टूडेंट होंगे जो नए एनरोल्ड हुए होंगे, तो उनके लिहाज से भी मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उनको, मतलब जो पॉइंट्स हैं आपके करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग या आपके जो बेसिक डाउट्स रहते हैं उनको पहले रिजॉल्व करते हैं। देखिए, एज फार एज जो करंट अफेयर्स इज कंसर्न, आप अगर मान लो एपीएसएसबी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो या फिर एपीपीएससी के एग्जाम्स लाइक सब इंस्पेक्टर हो गया, टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, एडीओ, एचडीओ, वेटरनरी ऑफिसर, ये सारे एग्जाम्स हो गए, या तो एपीएसएसबी के एग्जाम्स हो गए या फिर एपीपीएससी के ये सारे एग्जाम्स हो गए। अगर इन सब की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको करंट अफेयर्स मिनिमम 6 मंथ्स का प्रिपेयर करना ही पड़ेगा, ठीक है ना? जो सबसे पहला और जो सबसे फ्रीक्वेंट डाउट होता है कि सर करंट अफेयर्स कितना पढ़े, तो मिनिमम आपको 6 मंथ्स का करंट अफेयर्स करना ही करना है। अब ये सर कौन सी डेट से काउंट होता है? तो देखो, एपीएसएसबी का जो मैंने ट्रेंड नोटिस किया है, अगर आज मान लो 15 जुलाई है, ठीक है, तो 15 दिन पहले तक का करंट अफेयर्स आप पढ़ें, तो यानी जून तक का करंट अफेयर्स आपको करके जाना है। अगर जुलाई में पेपर है तो जनवरी से जून तक का करंट अफेयर्स आप प्रिपेयर करके जाएंगे। तो ये तो बात हो गई करंट अफेयर्स की, कितना पढ़ना है। और इसी तरह से अगर मान लो आप सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, एपीपीएससी में जो कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, एपीपीएससी में जो आपका कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिसे सिविल सर्विसेज भी कहते हैं, उसमें आप 1 ईयर का करके जाइए, ठीक है ना? वो ज्यादा बेटर रहेगा। बाकी अदर एग्जाम्स में 6 मंथ्स में आपका हो जाता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि उसके बियॉन्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे, आएंगे सर, आ भी सकते हैं। लेकिन हाँ, एक होता है कि सर उस एक क्वेश्चन के लिए आप बहुत ज्यादा पीछे का करंट अफेयर्स पढ़ो और वो क्वेश्चन आए ना आए तो उसका उतना कोई वर्थ नहीं है। 1000 पेज पढ़ के अगर एक क्वेश्चन कर रहे हो आप तो वो उतना एफिशिएंट नहीं होगा। पढ़ाई, स्ट्रेटजी और प्रिपरेशन आपकी ऑप्टिमिस्टिक होनी चाहिए, ठीक है? तो ये तो बात हो गई सर कितना पढ़ना है। सेकेंड थिंग इज करंट अफेयर्स के नोट्स कैसे बनाने हैं। देखो, नोट्स के लिए आप ऐसा कर सकते हो, जैसे जैसे क्लास चलती जाए एक आप कॉपी अपने साथ लेके रखो और जो जो चीजें मैं बोलता जाऊं, जैसे एक क्वेश्चन होता है उस क्वेश्चन का मैं फिर आंसर डिस्कस करता हूं, आंसर के साथ साथ उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स होते हैं हम उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है? अच्छा, हो सकता है बहुत सारा कंटेंट लिखा हो आंसर के फैक्ट्स में, लेकिन आपको उतना ही नोट करना है जितना मैं डिक्टेट करूं या जितना मैं आपको बताऊं। बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज ऐसी रहती है जो आपको सिर्फ एक बार पढ़नी और आगे बढ़नी, उसको नोट्स में लिखने की जरूरत नहीं है। मैं आपको जब भी आंसर बताता हूं तो इस तरह से बता देता हूं कि भाई आपको ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसका ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट। तो चीजों को मैं कोशिश करता हूं पॉइंट वाइज आपको बताएं, ताकि आप सिर्फ और सिर्फ उसी पॉइंट्स को फोकस करें और उसी पॉइंट्स को नोट डाउन करें। बाकी आपका लाइव क्लास है, अगर आपका कोई पॉइंट छूट भी गया है तो क्लास की रिकॉर्डिंग आपके पास रहेगी, आप रिकॉर्डिंग से उसे कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है? और एक दूसरा तरीका है शॉर्ट नोट्स बनाने का करंट अफेयर्स का। दूसरा तरीका ये है कि सर करंट अफेयर्स में अलग अलग वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन रहेगा जो बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड होगा, कोई क्वेश्चन रहेगा जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड होगा, कोई क्वेश्चन रहेगा जो मिलिट्री एक्सरसाइज से रिलेटेड होगा, कोई क्वेश्चन रहेगा जो अवार्ड्स एंड ऑनर्स से रिलेटेड रहेगा, कोई क्वेश्चन रहेगा इंडिया की रैंकिंग्स एंड इंडेक्सेस से रिलेटेड होगा। तो अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस मिलेंगे।
आप ऐसा कर सकते हैं कि अलग अलग वैरायटी के अलग अलग नोट्स बना लें। एक A4 साइज का पेपर ले लिया आपने, उसमें जितने भी आपके स्पोर्ट्स से रिलेटेड है न्यूज उसको लिख दीजिए। एक A4 साइज का पेपर ले लिया, उसमें जितनी भी मिलिट्री एक्सरसाइज से रिलेटेड न्यूज है उसको लिखते रहिए। तो जितने भी अलग अलग वेराइटीज हैं, जैसे एक वेराइटी हो गई बुक्स एंड ऑथर की, तो एक पेज में उसको लिखते रहिए। तो ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जो आपकी और अच्छी प्रैक्टिस भी करवा देगी। आप रेगुलर नोट्स बना रहे हो, वेल एंड गुड, उसके अलावा अगर आप इस तरह से उन्हें कैटेगराइज और कर दोगे ना, तो और बेहतर हो जाएगा। एक तो जब आप उसको अलग कैटेगराइज करके लिखोगे तो भी आप कुछ ना कुछ पढ़ोगे, तो आपको वो रिटेन करने में और हेल्प करेगा। ठीक है ना? तो इस तरह से आपको नोट्स प्रिपेयर करना है। थर्ड चीज इज सर इसको याद नहीं रहता, रिवीजन कैसे करें? तो रिवीजन का सर ऐसा सीधा सीधा फंडा है, जितना भी आज आप क्वेश्चंस पढ़ोगे करोगे उसको विद इन 24 आवर्स एक रिवीजन लगा लो। ठीक है, जितना भी आप पढ़ोगे उसको विद इन 24 आवर्स एक रिवीजन लगा लो आप। फिर उसके बाद विद इन 7 डेज एक रिवीजन लगा लो, विद इन 15 डेज एक रिवीजन लगा लो आप, और फिर विद इन 1 मंथ एक रिवीजन लगा लो जो भी आज पढ़ोगे। तो एक टॉपिक को जब आप इतनी बार रिवाइज कर लोगे तो डेफिनेटली वो आपके परमानेंट मेमोरी में चला ही जाएगा। ठीक है ना? और दूसरी चीज, जब भी आप रिवीजन करो, जैसे मान लो 24 आवर्स में आपने रिवीजन करा, आपको टाइम लग रहा है 1 आवर, तो अगले जो 7 डेज में आप रिवाइज करो तो आपको टाइम लगना चाहिए 30 मिनट, अगली बार टाइम लगना चाहिए 15 मिनट। ठीक है, तो इस तरह से आप अपना टाइम भी सेव कर सकते हो, क्योंकि एक ही चीज को सर मान लो आप 15 दिन बाद रिवाइज कर रहे हो इस टॉपिक को, तो 15 दिन में से तो और भी तो टॉपिक्स हो गए होंगे रिवाइज करने के लिए, तो वो बर्डन क्रिएट ना हो, इसीलिए जो रिवीजन का टाइम है वो भी आपका कम होता जाना चाहिए, तभी वो रिवीजन बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, तो ये आपकी हो गई से रिवीजन की टेक्निक। इसको आप बाकी सब्जेक्ट्स और थ्योरीज में भी अप्लाई कर सकते हो रिवीजन करने के लिए। अब एक क्वेश्चन जो लोग ज्यादा आतुर हैं पूछने के लिए, ज्यादा एक्साइटेड हैं कि सर पीडीएफ कब मिलेगा? पीडीएफ के लिए मैं बार बार चीखता हूं सर, पीडीएफ जो है आपका जो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है उसमें लिंक दिया रखा है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, फेसबुक के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड नहीं हो रहा है तो यूट्यूब का डिस्क्रिप्शन है उसमें भी पीडीएफ का लिंक है, वहां से डाउनलोड कर सकते हो। फिर भी नहीं हो रहा है तो मुझे व्हाट्सएप कर दो 9990784642, मुझे व्हाट्सएप कर दोगे आप तो मैं भी आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। तो 3 तरीके सर मैंने आपको बता दिए पीडीएफ के लिंक डाउनलोड करने के, कहीं से भी आप कर सकते हो। पीडीएफ जो है उसमें 3 तरह के आपको करंट अफेयर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। 3 तरह के आपको उसमें करंट अफेयर्स मिलेंगे, नेशनल लेवल, एक हो गया आपका अरुणाचल टाइम्स, एक हो गया आपका अरुणाचल टाइम्स एनालिसिस, एक हो गया सर आपका नॉर्थ ईस्ट स्पेसिफिक करंट अफेयर्स। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट स्पेसिफिक करंट अफेयर्स, 3 चीजें सर हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं करंट अफेयर्स में। तो ये जो करंट अफेयर्स हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज योर नेशनल लेवल करंट अफेयर्स। अरुणाचल टाइम्स एनालिसिस नॉर्थ ईस्ट करंट अफेयर्स का रेगुलर वीडियोस आता रहता है। जैसे मान लो जिस दिन मैं क्लास नहीं लेता हूँ उस दिन एक नॉर्थ ईस्ट करंट अफेयर्स की वीडियो आपकी अपलोड हो जाती है, तो वो भी साथ ही साथ आपका चलता रहता है, उसके रिकॉर्डेड लेक्चर आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। पीडीएफ जो है वो एक ही लिंक जो मैं आपको बोल रहा हूँ उसी में ये सारे आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, अब कुछ का डाउट रहता है कि सर नॉर्थ अरुणाचल करंट अफेयर्स नहीं मिल रहा है। अब सर नॉर्थ ईस्ट करंट अफेयर्स में आप एक बात बताओ, अगर हम ओवरऑल नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो क्या अरुणाचल इसका पार्ट नहीं है? तो अरुणाचल वाला भी आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ अरुणाचल स्पेसिफिक सर आपका पूरा अरुणाचल टाइम्स न्यूज एनालिसिस हो रहा है। ठीक है, साथ ही साथ आपका नेशनल लेवल में भी जो क्वेश्चन है हम, साथ ही साथ आपका जो नेशनल लेवल वाला है उसमें भी आपके अरुणाचल के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, उसमें भी अरुणाचल के क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश की जाती है, तो आपको तो इसकी टेंशन ही नहीं लेनी कि सर अरुणाचल के क्वेश्चंस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, अरुणाचल की न्यूज हो रही कि नहीं हो रही, तीनों में ही इन्वॉल्व है। अब
नावम निकम जी मार्च का अपलोड हो चुका है, ठीक है। और ये जितना भी करंट अफेयर्स है ये आपको ऐप में नहीं मिलेगा। ये जो वीडियो की डिस्क्रिप्शन है, ये जो 3 तरीके मैंने आपको बताए हैं, फेसबुक का जो ये वीडियो है उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से डाउनलोड कर सकते हो। यूट्यूब में इसकी रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगी, वहां पीडीएफ का लिंक मिलेगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हो। वहां से भी नहीं कर पा रहे हो तो मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा पीडीएफ डाउनलोड करने की, ठीक है। और जो लोग अभी लेट ज्वाइन कर रहे हैं वो ये सब सवाल पूछने की बजाय कोशिश करें इसका रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, क्योंकि मैं अभी इतनी देर से यही सारी चीजें डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। मार्च तक का सर अपलोड हो गया है, जैसे ही अप्रैल का कंप्लीट हो जाएगा अप्रैल का भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। अभी हेड कांस्टेबल वालों का एग्जाम होने जा रहा है जुलाई में, तो उनके लिए अप्रैल वाला तो देखो अब मैं करा ही रहा हूँ, तो मई और जून वाला जो है वो मैं कुछ टेम्परेरी करंट अफेयर्स है ना, डायरेक्ट फैक्चुअल करंट अफेयर्स, क्योंकि अभी क्वेश्चन बनने में तो टाइम लग रहा है, तो जो फैक्चुअल करंट अफेयर्स है वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग उससे मई और जून का भी प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी अप्रैल का तो मैं अभी करा ही रहा हूँ, और मार्च तक का जो आपका करंट अफेयर्स है वो आपका ऐप पर ऑलरेडी अपलोड, वो ऐप पर क्या सॉरी वो जो लिंक है आपका गूगल ड्राइव का उसमें मार्च तक का ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, ठीक है सर। चलिए अब किसी को कोई डाउट है तो बताइए, क्लियर है तो गिव मी थम्स अप। हाँ जी सर, यहाँ तक किसी और को कोई और डाउट है तो बताइए जरा। तो जब भी किसी भी महीने का करंट अफेयर्स में स्टार्ट करता हूँ तो जो बेसिक आपके डाउट्स आते हैं उसको मैं उस महीने की स्टार्टिंग में डिस्कस कर लेता हूँ। बीच में अगर कोई आएगा भी तो उसको बोल दिया जाता है आप इस महीने की जो पहली क्लास है उसको जाके काइंडली देख लीजिए, वहां पर आपको मिल जाएगा सब कुछ, ठीक है। अरुणाचल जी के ऑलरेडी नॉर्थ ईस्ट पीएससी के यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा। हाँ जी, बाकी एक जो डिटेल्ड वाला अरुणाचल जी के है नॉर्थ ईस्ट स्पेसिफिक, जो आपका एपीपीएससी ने डिमांड किया है उसको भी हम क्रिएट करवा रहे हैं, वो भी जल्दी अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं सर आपका। चलिए आ जाइए सर, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग हैज वॉन हॉकी इंडिया मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023? दिलीप तिर्के, अशोक कुमार, मुकेश कुमार, बलजीत सिंह सैनी। हु अमंग द फॉलोइंग हैज वॉन हॉकी इंडिया मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड? अब देखो ये जो क्वेश्चन है सर ये अवार्ड्स एंड ऑनर का क्वेश्चन है, तो इसको आप अवार्ड्स एंड ऑनर के सेक्शन में रख सकते हो कि एक अवार्ड है मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड हॉकी इंडिया, तो ये अवार्ड अभी किसको मिला है, ये आपका सीधा सीधा क्वेश्चन है, ठीक है। करेक्ट आंसर इज अशोक कुमार, ठीक है। ये अवार्ड किसको मिला है, अशोक कुमार। तो अशोक कुमार कौन है सर, ही इज द सन ऑफ द लेजेंड मेजर ध्यानचंद। तो ये उनके लिए बड़े प्राइड की बात थी कि जो उनके फादर हैं जिनके नाम पर ये अवार्ड दिया गया है, ही हैज वॉन दिस अवार्ड, ठीक है। तो हॉकी इंडिया मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसने जीता है, अशोक कुमार ने जीता है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 2, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज has partially joined Schengen travel zone area?
हाँ जी सर, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दीजिए। आप लोग आंसर दे नहीं रहे हैं या फिर मेरे पास आंसर्स आ नहीं रहे हैं? देखो, अगर आप लोग लाइव हो तो लाइव क्लास की तरह बिहेव भी करो, आंसर भी दो सर, ठीक है? क्योंकि अगर आप इंटरेक्ट नहीं करोगे, आंसर नहीं दोगे, तो उससे बेहतर ऑप्शन मैं आपको बताऊं, आप रिकॉर्डिंग देख लेना। क्योंकि रिकॉर्डिंग में एक ऑप्शन होगा, आप थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके भी चीजों को देख सकते हो, ठीक है? तो आपका ये भी टाइम बच जाएगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज पार्शियली जॉइन शेंगन ट्रेवल जोन? करेक्ट आंसर इज बल्गारिया। देखो, यहाँ पर मेरे को थोड़ा सा आपको शेंगन जोन के बारे में बताना है। मेनी ऑफ यू माइट नॉट हैव हर्ड द टर्म शेंगन जोन, लेकिन जानते सब हैं, बस इस नाम से नहीं जानते होंगे शेंगन जोन है क्या। आपने देखा होगा सर, यूरोप में एक बड़ी बात फेमस है कि भाई एक कंट्री में घुस जाओ, बाकी कंट्री के लिए आपको अलग से वीजा वगैरह लेने की जरूरत नहीं है। उस एक कंट्रीज में एंटर करके आप कहीं भी उसके आसपास की कंट्रीज में ट्रेवल कर सकते हो, ठीक है? तो ये ट्रेवल क्यों पॉसिबल है? ड्यू टू दिस शेंगन एग्रीमेंट। तो जिन जिन कंट्रीज ने ये एग्रीमेंट साइन कर रखा है, उनके एरिया को हम कहते हैं शेंगन जोन। तो 1985 में सर ये एग्रीमेंट साइन हुआ था। 5 मेंबर स्टेट्स, बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, लग्जमबर्ग और नेदरलैंड्स के बीच, और साथ ही साथ जो यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी है उनके बीच एग्रीमेंट साइन हुआ था। तो पर्पज ये था कि सर यूरोप में एक बॉर्डर फ्री एरिया को क्रिएट किया जाए, जहां पर लोग, गुड्स, सर्विसेज, कैपिटल आसानी से ट्रेवल कर सके, ठीक है? तो ये जितना भी आप देख रहे हो सर, ये ऑरेंज वाले, ठीक है? ऑरेंज वाले, साथ ही साथ ये ब्लू वाले, ये सब आपके शेंगन मेंबर स्टेट्स हैं, ठीक है? शेंगन जोन वाली एरिया है ये ऑरेंज वाले, और जो ब्लू वाले हैं ये सब शेंगन जोन वाले आपके एरिया हैं, ठीक है? इसको ध्यान रखिएगा। चलिए, तो दैट इज ऑल अबाउट शेंगन जोन। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है सर? यहाँ तक कोई डाउट है? क्लियर है तो गिव मी थम्स अप। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए। समझ में आ रहा है तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस और मिनिस्ट्रीज हैज लॉन्च्ड स्कोर्स 2.0 टू स्ट्रेंथन इन्वेस्टर कंप्लेंट रेड्रेसल मैकेनिज्म? आरबीआई, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी। चार ऑप्शन दिए। स्कोर्स 2.0 इनिशिएटिव किसने लॉन्च किया है? देखो, इसी तरह से स्कोर्स लॉन्च हुआ था, हमने उसकी भी बात की थी, ठीक है ना? कुछ टाइम पहले। अभी स्कोर्स 2.0 आ रहा है, अब हम उसकी बात कर रहे हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस और मिनिस्ट्रीज हैज लॉन्च स्कोर्स 2.0 टू स्ट्रेंथन इन्वेस्टर कंप्लेंट redressal mechanism? आरबीआई, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया या सिडबी? तो करेक्ट आंसर इज सेबी, ठीक है? द करेक्ट आंसर इज सेबी। तो आपका जो स्कोर्स 2.0 इनिशिएटिव है, या आ, आप पोर्टल कह सकते हो, किसने लॉन्च किया है? सेबी ने लॉन्च किया है।
सेबी क्या है सर, जितना भी स्टॉक एक्सचेंज है उसको रेगुलेट करने वाली ये बॉडी है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। ये है क्या सर, स्कोर्स 2.0। ये स्कोर्स का अपग्रेडेड वर्जन है। स्कोर्स क्या था सर, इट इज एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डिजाइन टू फैसिलिटेट द लॉजिंग एंड रेजोल्यूशन ऑफ कंप्लेंट्स बाय इन्वेस्टर्स इन सिक्योरिटीज मार्केट। मतलब आपका जो भी लोग इन्वेस्ट वगैरह करते हैं, अगर उनकी कोई कंप्लेंट है तो उसको रिजॉल्व करने के लिए एक पोर्टल बनाया गया है, स्कोर्स। तो उसी का सर ये अपग्रेडेड वर्जन है, स्कोर्स 2.0। तो जो भी कंप्लेंट्स इसमें दर्ज की जाती है वो इन डिफरेंट डिफरेंट लॉज के अंडर होती हैं, जैसे कोई सेबी एक्ट 1992 या सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 या डिपॉजिटरीज एक्ट 1966 या कंपनीज एक्ट ऑफ 2013। तो ये अलग अलग लॉज के अंडर ये आपका क्या कहते हैं, कंप्लेंट दर्ज की जाती है। ठीक है, तो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 3। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। Recently, Matabari Pela has received a GI tag. It is associated with which of the following states? Telangana, Chhattisgarh, Tripura, Nagaland. हाँ जी सर, हाँ जी, पेड़ा वही मिठाई वाला पेड़ा। ठीक है, तो it has received GI tag, is associated with which of the following state? तेलंगाना, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा और योर नागालैंड। ठीक है, वेल द करेक्ट आंसर विल बी त्रिपुरा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर सर आपका क्या हो जाएगा, त्रिपुरा। तो इसको जीआई टैग दिया गया है। तो जीआई टैग बेसिकली होता क्या है, मान लो कोई भी प्रोडक्ट अगर किसी स्पेसिफिक एरिया में डेवलप होता है या वहां का कोई प्रोडक्ट फेमस है, तो उसको एक जीआई टैग नाम से एक कॉपीराइट पावर दे दिया जाता है। यानी अब वो प्रोडक्ट कोई और दूसरे एरिया में कोई पर्सन उसे बेच नहीं पाएगा। तो जैसे ये पेड़ा है, अब ये त्रिपुरा को जीआई टैग मिला है तो सिर्फ त्रिपुरा बेच सकता है। तो जीआई टैग में दो तीन चीजें याद रखना, इट इज वैलिड फॉर 10 years। इसका जो रजिस्ट्रेशन होता है, इट इज अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, यानी डीपीआईआईटी के अंदर होता है, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसके रिलेटेड कोई लॉ है, बिल्कुल ऐसा, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट 1999। तो 1999 का इसका लॉ है जो इसको रेगुलेट करता है। ठीक है, तो दो तीन चीजें रिगार्डिंग जीआई टैग आप इसको ध्यान रखिएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। Recently, India has commemorated the centenary of Vaikom Satyagraha. This movement was associated with which of the following states? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, केरला। देखो वाइकॉम सत्याग्रह सर आपका पहले भी का न्यूज में आया, तो हमने इसे कुछ टाइम हो गया है, पहले भी इसको डिस्कस किया था। आज ये फिर से सर आपका ये न्यूज में है। तो सवाल ये है कि सर जो वाइकॉम सत्याग्रह है ये किस स्टेट से रिलेटेड है? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु या केरला? आंसर बताइए, फिर हम बात करेंगे सर इसके बारे में, क्या है ये क्या नहीं है। हाँ जी सर, उड़ीसा नहीं सर, उड़ीसा नहीं है, ध्यान रखिएगा।
जो लोग केरला बोल रहे हैं वो सही है। तो इसका सर करेक्ट आंसर है केरला। अब वाइकॉम सत्याग्रह सर है क्या? इट इज अ नॉन वायलेंट एजिटेशन अनफोल्डेड इन वाइकॉम। वाइकॉम मतलब एक जगह थी आपका ट्रेवनकोर, जो प्रिंसली स्टेट था केरला के, केरला में जो पहले केरला तो स्टेट बाद में बना है, पहले वो टेरिटरी थी ट्रेवनकोर नाम से प्रिंसली स्टेट की। तो उसमें जगह थी आपकी वाइकॉम। तो वहां पर ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। मेन रीजन क्या था? मंदिर था। तो मंदिर में जो अपर कास्ट के लोग हैं वो लोअर कास्ट के लोगों को एंट्री नहीं देते थे, उन्हें जाने नहीं देते थे। ठीक है। तो जो ऑपरेस क्लास थी आपका, स्पेशली एजावास, उन्होंने इस मूवमेंट को स्टार्ट किया और उन्होंने इस चीज को हाईलाइट किया कि भाई हमें क्यों जाने की इजाजत नहीं है। द मूवमेंट वॉज ट्रिगर्ड बाय द प्रोहिबिशन ऑफ पीपल फ्रॉम ऑपरेस क्लासेस, स्पेशली इजावास, फ्रॉम वॉकिंग ऑन द रोड सराउंडिंग द वाइकॉम महादेव टेम्पल। ठीक है। तो वो रोडों पे चलने लगे, उन्होंने कहा कि, और इवन मंदिर तो दूर की बात रहा, मंदिर के आसपास की जो सड़क थी, मंदिर के सामने मान लो ये रोड है, उस पे भी उनको जाने की परमिशन नहीं होती थी। ठीक है। तो इसमें उन्होंने नॉन वायलेंट तरीका अपनाया जिसको कहा गया वाइकॉम सत्याग्रह। तो आपका ये 1924 से लेकर 1925 तक ये आपका सत्याग्रह चला था। इट वॉज द फर्स्ट अमंग द टेम्पल एंटी मूवमेंट्स इन इंडिया। इसमें लीडर्स से लाइक इजावा लीडर टी के माधवन, के पी केशव मेनन और के केलापन। और साथ ही साथ इसमें एक बड़ा रोल था जो इरोड वेंकटप्पा रामासामी, जिनको पेरियार भी कहा जाता है या थनथई पेरियार। पेरियार को माना जाता है साउथ का गांधी। ठीक है। पेरियार को माना जाता है साउथ का गांधी। उनका नाम था इरोड वेंकटप्पा रामास्वामी। ठीक है। तो उन्होंने भी काफी बड़ा रोल प्ले किया था इस वाइकॉम सत्याग्रह में। फिर इवन वो जेल भी गए थे और उन्हें टाइटल मिला था वाइकॉम विराट। ठीक है। जेल जाने भी उन्हें टाइटल भी मिला था वाइकॉम विराट। और ये मूवमेंट इतनी पावरफुल हो गई थी, गांधी जी जब आए थे, और गांधी जी 1925 में बाइकॉम पहुंचेंगे, मार्च 20 1925। ये नहीं कि सर 1925 में तो एंड हो गया, नवंबर 1925 में एंड हो रहा है, तो मार्च 1925 में गांधी जी पहुंचेंगे और वहां जो डिफरेंट डिफरेंट कास्ट ग्रुप्स हैं उनके साथ डिस्कशन को होल्ड करेंगे। ठीक है। तो दैट वाज योर वाइकॉम सत्याग्रह। तो इसमें एक क्वेश्चन तो बिल्कुल सीधा आएगा सर, ये कौन से स्टेट में हुआ था? ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज वाइकॉम। इज दैट क्लियर और नॉट? हाँ जी सर, यहाँ तक चीजें क्लियर है? क्लियर है तो गिव मी थम्स अप। नहीं जी सर, अभी जो लाइव स्ट्रीम है वो फेसबुक पे चल रहा है, उसका रिकॉर्डिंग यूट्यूब में जा रहा है। एक्चुअली हमारे दो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब और फेसबुक। और फेसबुक जो है वो लाइव के हिसाब से कंफर्टेबल होता है, और यूट्यूब जो है आपका वो उस मतलब, हाँ, जो फेसबुक है उसमें रिकॉर्डिंग का उतना अच्छा सीन नहीं बन पाता है, तो इसीलिए जो रिकॉर्डिंग है वो हम यूट्यूब में कर देते हैं। और लाइव स्ट्रीमिंग तो सर दोनों जगह सेम ही है, क्योंकि यहाँ पर आप स्पीड वगैरह तो फ्लक्चुएट नहीं कर सकते। ठीक है ना? तो इस चक्कर में चलिए जी। तो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 5। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। Recently, world's first emotionally intelligent voice (AI) has been introduced. It is developed by which of the following companies? DeepMind, Hume, Nvidia या Argo? Recently, world's first emotionally intelligent voice (AI) has been introduced. It is developed by which of the following companies?
हाँ जी, वर्ल्ड फर्स्ट इमोशनली इंटेलिजेंट वॉइस एआई हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड. इट इज डेवलप्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज? डीप माइंड, ह्यूम, एनवीडिया, आर्गो. बताइए. करेक्ट आंसर इज ह्यूम. ठीक है, करेक्ट आंसर इज ह्यूम. Empathic voice interface developed by Hume AI is considered the world's first emotionally intelligent voice AI. ठीक है, मतलब ये वॉइस एआई मतलब ऐसा नहीं कि सर हम तो गूगल पे भी वॉइस सर्च कर लेते हैं कि अरुणाचल का सबसे बढ़िया गाना सर्च करा चल दिया, ये वो वाला एआई नहीं है. यहाँ पर सर आप जैसे आपकी वॉइस है उसमें भी अलग अलग इमोशंस होते हैं. जैसे मान लो आपने अपने दोस्त को फोन किया, अगर वो हंस के बात कर रहा है तो आप समझ जाओगे कि इसका मूड कैसा है, और वो इमोशनल होके बात कर रहा है तो आप समझ जाओगे उसका मूड कैसा है. तो दोनों मूड के बेसिस पे आपका जो रिप्लाई है और जो आपका बात करने का तरीका है वो भी चेंज हो जाएगा, है ना. मान लो वो बहुत ज्यादा दुखी है और आप उसको सिर्फ हंसी मजाक करे जा रहे हो, आप उससे बात नहीं कर रहे हो, पूछ नहीं रहे हो क्या है क्या नहीं है, तो वो भी सर अजीब होगा. तो यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, बेस्ड ऑन द इमोशंस आपके जो चैट हो रही है वो इमोशंस के बेसिस पे हो रही है. जैसे इमोशंस है उसी के अकॉर्डिंगली आप बात कर रहे हो. तो ये जो वॉइस एआई होगा ये भी ऐसा ही करेगा. ये आपकी इमोशंस को समझेगा, आपकी इमोशंस की जैसी नीड होगी उसी के अकॉर्डिंगली ये काम करेगा. ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि आपका मतलब दोस्त को बुखार है और वो आपसे कहे कि चल पार्टी करके आते हैं. ठीक है, तो ये इसमें इमोशनली इंटेलिजेंट होगा, ये आपके इमोशंस को समझेगा, आपकी आवाज के इमोशंस को समझेगा और उसके अकॉर्डिंग आपसे चैट करेगा. ठीक है, तो दैट इज योर ह्यूमन एआई वॉइस. ठीक है, रोशनी जी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं सही हो रहा मतलब आप सीख ही रहे हैं नए नए क्वेश्चन. ठीक है, हिम्मत मत हारिए, होता है कभी कभी. चलिए, यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताइए सर. तो इसको किसने डेवलप किया है? बाय ह्यूम. चलिए, अगर सर क्वेश्चन सही होने लगेंगे तो फिर फायदा नहीं है ना आपके करने का. मतलब आपको जब चीजें आती तो क्लास करने का फायदा क्या हुआ. आपको नहीं आती हैं, आप सीख रहे हो. ठीक है, तो ये तो आपका टाइम यूटिलाइज हो रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ सर. क्वेश्चन नंबर 7. रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग हैज वॉन मेंस सिंगल टाइटल एट एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स एटीपी मायामी ओपन 2024? देखो, अब ये जो क्वेश्चन है सर ये स्पोर्ट्स एंड ऑनर से रिलेटेड है. ये जो क्वेश्चन है ये आपका सर स्पोर्ट्स एंड ऑनर से रिलेटेड क्वेश्चन है. Who among the following has won men's singles title at Association of Tennis Professionals ATP Miami Open 2024? ग्रिगो दिवित्रो, मैथ्यू एब्देन, जैनिक सिनर या सिमोन बोलेली? बताइए सर, चार ऑप्शन है, चार में से करेक्ट क्या होगा? चार ऑप्शन दिए सर, चारों में से करेक्ट बताइए. आर की जीप समझ गए. बताइए सर, सिनर. चलो, हाँ, तो स्पोर्ट्स के सवाल तो जनरली आप सही करते हैं, बिल्कुल सही बात. करेक्ट आंसर इज जैनिक सिनर. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 8. Recently, which of the following ports has emerged as largest Indian major port in cargo throughput in financial year 2024? देखो, कौन सा पोर्ट कितना कार्गो वॉल्यूम हैंडल करता है उसी के हिसाब से हम उसे रैंकिंग में लार्जेस्ट पोर्ट कहते हैं. तो वो तो सर चेंज होता रहता है हर साल के डेटा के हिसाब से. तो फाइनेंशियल ईयर 2024 में अगर हम बात करें तो कार्गो हैंडलिंग में कौन सा पोर्ट इमर्ज होके आया है एज अ लार्जेस्ट इंडियन मेजर पोर्ट? पारादीप, मुंद्रा, हल्दिया या फिर आपका कोचिन? चार ऑप्शन दिए सर, चार में से आपको क्या बताना है? करेक्ट आंसर बताना है.
हाँ जी, करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर है सर आपका कौन सा पोर्ट है, पारादीप पोर्ट। ठीक है, पारादीप पोर्ट का है सर आपका, इट इज इन उड़ीसा। तो देखो यहाँ मैंने मैप में सारे पोर्ट्स मेंशन कर दिए हैं, बराए मेहरबानी एक बार इनको पढ़ लेना। सबका लोकेशन मेंशन कर दिया सर। ये देखो, हल्दिया पोर्ट ये आपका वेस्ट बंगाल में है, पारादीप आपका उड़ीसा में है, विशाखापट्टनम, काकीनदा, मछलीपट्टनम, ये कृष्णापट्टनम, कट्टुपल्ली, ये आपका किसमें है सर आपका, ये है आंध्र प्रदेश में। उसके बाद ये एन्नोर, ये चेन्नई, नागापट्टिनम, थूथुकुडी, ये आपका तमिलनाडु में है। फिर केरला में दो है सर, कोची, आलापुजा। ठीक है, कर्नाटका में आ जाओ तो मैंगलुरु, गोवा में आ जाओ तो मर्मुगांव और पणजी, महाराष्ट्र में आ जाओ तो रत्नागिरी, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। ठीक है, फिर गुजरात आ जाओ तो सूरत, भरूच, भावनगर, पोरबंदर, वेरावल, मुंद्रा, और ये कांडला, दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट जिसे कांडला पोर्ट भी कहते हैं, तो ये सारे आपका गुजरात में। तो ये सब इंपॉर्टेंट सर पोर्ट्स है, इनकी लोकेशन जरूर ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आएगा तो बहुत ही सीधा साधा क्वेश्चन आएगा, आपको पोर्ट का नाम देगा और वो पूछ लेगा ये किस स्टेट से बिलोंग करता है। ठीक है, अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो सिंपल यही देखने को मिलेगा। ऑनसेंग जी, ये आज हमने अप्रैल का करंट अफेयर्स स्टार्ट किया है। ठीक है, ये अप्रैल की फर्स्ट क्लास है, इससे पहले मार्च तक का करंट अफेयर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, करंट अफेयर्स की क्लास में 2021 से पढ़ा रहा हूँ, 21, 22, 23 कंप्लीट किया है, ये 24 चल रहा है सर। अब आपको इतना पुराना जानने की जरूरत नहीं है, अब आप 24 से ही कंसंट्रेशन बना के रखिए। ठीक है, चलिए सर, यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताइए, क्लियर है तो गिव मी थम्स अप। मूव करते हैं, अगर क्लियर है, समझ में आ रहा है तो आगे अगले क्वेश्चन की तरफ आइए। क्वेश्चन नंबर 9, who among the following has topped the recently released Forbes World's Billionaires List 2024, the top 200? देखो, फोर्ब्स एक बड़ी मैगजीन है, उसने एक निकाली है सर लिस्ट, वर्ल्ड्स बिलियनियर्स लिस्ट 2024, द टॉप 200। तो उसको टॉप किसने किया है सर? बिल गेट्स, एलॉन मस्क, बर्नार्ड आर्नोल्ट एंड फैमिली, या फिर जेफ बेजोस? इसमें से करेक्ट आंसर बताना है। देखिए, पीडीएफ बिल्कुल मिलेगा, मार्च तक का पीडीएफ अपलोड हो चुका है, अप्रैल का भी जैसे ही हो जाएगा अपलोड हो जाएगा, मार्च का सर आपका मिल जाएगा। ये पीडीएफ का लिंक दिया है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, बताइए सर, किसने टॉप किया है? हाँ जी, करेक्ट आंसर इज बर्नार्ड आर्नोल्ट एंड फैमिली। ठीक है, किसने टॉप किया है सर इसमें? बर्नार्ड आर्नोल्ट एंड फैमिली। तो बर्नार्ड जी आर्नोल्ट इज अ फ्रेंच बिजनेसमैन, इन्वेस्टर एंड आर्ट कलेक्टर। He is the founder, chairman, and CEO of LVMH, the world's largest luxury goods company. Arnold is the third richest person uh, with an estimated net worth of US dollar 199.5 billion as of 12 June 2024। कितना है क्या नहीं है इससे मतलब नहीं है सर, नाम ध्यान रखो, बर्नार्ड अर्नोल्ड, उसने टॉप किया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फोर्ब्स की लिस्ट पे क्वेश्चन बन जाते हैं, फोर्ब्स की लिस्ट में जो भी टॉप पे आते हैं उस पे क्वेश्चन बनते रहते हैं आपकी एग्जाम में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, एज पर रिसेंट इंफॉर्मेशन इंडिया विल स्टॉप इंपोर्टिंग यूरिया बाय एंड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स? चलो, एक तुक्का शुरू सही हुआ, अंत भला तो सब भला सर। ठीक है, सीधी सी बात है, अगर अंत भला तो सब भला। हाँ,
as per recent information, India will stop importing urea by end of which all the following years? हर की जी, अभी तो जून चल रहा है, त्रिकालदर्शी नहीं हूं मैं। हाँ तो सर सितंबर तक तो अगस्त का बिल्कुल मिल जाएगा, क्यों नहीं मिलेगा। ठीक है, भारत ने टारगेट लिया कि बाय 2025 हम यूरिया का इंपोर्ट बंद कर देंगे। अच्छा, यूरिया का यूज क्या हो रहा था सर? यूरिया का हम इंपोर्ट कर क्यों रहे थे? फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम यूरिया का यूज कर रहे थे। अब हम डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग की कोशिश कर रहे हैं, और जो सप्लाई और डिमांड का गैप है कि हमें सब डिमांड ज्यादा है वो फर्टिलाइजर्स के लिए, केमिकल्स की, तो उसको हम खुद ही पूरा करेंगे। अब 60 से 65 साल से सर हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। अब सरकार की कोशिश है कि भाई अल्टरनेट फर्टिलाइजर्स भी यूज किए जाए। अब यूरिया के अलावा अल्टरनेट फर्टिलाइजर्स क्या हो सकते हैं? जैसे नैनो लिक्विड यूरिया है, या नैनो लिक्विड डाई एमोनियम फॉस्फेट। ठीक है, तो ये आपके अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर्स हैं अदर देन यूरिया। ठीक है, तो इनको हम यूज करेंगे, और जो हमारी यूरिया की इंपोर्ट है उसको हम बंद कर देंगे, ऐसा हमने टारगेट लिया है बाय 2025। ठीक है, चलिए, तो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 10। आज फिर यहीं तक रखेंगे सर। डेली सर हम लोग करीब करीब 10 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 22, कोई दिक्कत नहीं, आपका नंबर ही 22 है, हो सकता है क्वेश्चन नंबर 22 तक पहुंचते पहुंचते आपके क्वेश्चन सही होना शुरू हो। ठीक है, तो आज सर इतना ही रखेंगे। कोशिश रहती है डेली 10 के अराउंड क्वेश्चंस आप करते रहो प्रैक्टिस, और उसको रिवीजन करते रहो। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी आपके कई सारे सब्जेक्ट का बर्डन है, तो मैं जबरदस्ती करंट अफेयर्स एक बर्डन नहीं बनाना चाह रहा हूँ आपका। आप बिंदास आओ, लाइव क्लास अटेंड करो, एनालिसिस करो और चलते बनो इसमें। ठीक है, तो ये नहीं चाहता हूँ कि सर ये एक अल्टरनेटिव क्लास की, ये एक एडिशनल बर्डन क्लास की तरह आप इसे लो। इसको बस एक एनालिसिस क्लास की तरह आप लो, जहाँ पे कुछ ना कोई नया फैक्ट आप डेफिनेटली जरूर कुछ ना कुछ सीखोगे। ठीक है, चलिए सर, फिर मिलते हैं फिर सर अगली क्लास में। तो लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर अगली क्लास में। टिल देन, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।